प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार चुनावी सभा में अदानी अंबानी को लेकर राहुल गांधी पर पलटवार किया है। अदानी अंबानी को लेकर राहुल गांधी पर हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। तेलंगाना की चुनावी सभा थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अदानी अंबानी को 5 साल तक गाली दी गई। अदानी अंबानी को अचानक गाली देना बंद कर दिया। क्या सौदा हो गया है? कितना पैसा पहुंचा है? ये सवाल पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से। अदानी अंबानी से कितना माल उठाया, ये सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से पूछ रहे हैं। कि कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। ये जवाब देना पड़ेगा देश को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप सुन रहे थे। चुनावी सभा में कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने रातों रात अडानी अंबानी को गाली देना बंद कर दिया है। चुनावी सभा में कह रहे हैं दाल में क्या काला है, सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी से। हालांकि एबीपी न्यूज पर अब मैं आपको एक जानकारी देती हूँ। राहुल गांधी लगातार अडानी अंबानी को लेकर हमलावर है मोदी सरकार पर। अभी 2 दिन पहले की बात है, 6 मई तारीख, मध्य प्रदेश के खरगोन में चुनावी सभा में भी अडानी का राहुल गांधी ने जिक्र किया, मोदी सरकार पर हमला बोला। सुनिए। नरेंद्र मोदी अडानी जैसे लोगों की मदद करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नोटबंदी और गलत जीएसटी लागू की। इसीलिए उन्होंने अग्निवीर स्कीम लागू किया है। अब 2 करोड़ युवा पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं, आपने हमें झूठ क्यों बोला। रुक गई। तो ये आप सुन रहे थे राहुल गांधी किस तरीके से अभी 2 दिन पहले ही राहुल गांधी की तरफ से अडानी अंबानी को लेकर कहीं ना कहीं वही वार मोदी सरकार पर किया गया। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार चुनावी सभा में अडानी अंबानी के जरिए राहुल गांधी पर हमला बोला है। मोदी के बयान को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं बीजेपी चुनाव हार रही है, इसीलिए पीएम मोदी का ऐसा बयान सामने आया है। मोदी के रहते कोई काला धन या सफेद धन बीजेपी के अलावा किससे दे सकता है। मोदी जी, आपके रहते हुए अडानी साहब हमें कोई पैसा देंगे, कोई चंदा देंगे? आप देने देंगे क्या? जो आप काले धन की बात कर रहे हैं, तो कहीं ये आप ही के यहां तो नहीं गया हुआ है? कोविशील्ड वैक्सीन जो आज की डेट में खतरा बताया जा रहा है, वहां से भी आपने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए। आप बताइए, आपके रहते कोई काला या कोई सफेद धन
भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को दे सकता है क्या? चुनाव हार गए हैं, उद्योगपतियों के नाम पर बात कर रहे हैं और उन क्रॉनी कैपिटलिस्टों का आप नाम ले रहे हैं जो लगातार आपके समर्थन में खड़े हैं। तो ये तो बड़ा दिलचस्प हो चला है चुनाव का मिजाज, क्योंकि यहाँ पर वो अदानी अंबानी जिनके जरिए अभी तक राहुल गांधी मोदी सरकार की घेराबंदी करते थे, मामला एकदम उलट गया है। यू टर्न इस रूप में देखने के लिए मिल रहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अदानी अंबानी के जरिए राहुल गांधी की घेराबंदी कर रहे हैं। फिर अदानी अंबानी, ये नई चुनावी कहानी आपको लग रही है अभय जी, और इसका मतलब क्या समझा जाए? प्रधानमंत्री अपने रोज के भाषणों में हर बार कोई ना कोई नई बात लाते हैं, तो इस वक्त जो उनके श्रोता हैं, उनके प्रशंसक हैं, उनको भी इस बात को लेकर थोड़ा ताज्जुब हो रहा है कि उनके भाषण को समझा कैसे जाए। वो हर बार हर दिन कोई ना कोई नई बात, किसी दिन भैंस आ जाती है, किसी दिन मंगलसूत्र आ जाता है, किसी अदानी अंबानी आ जाते हैं। जो पिछले 2 चुनाव में जो एक बड़ा फोकस हुआ करता था प्रधानमंत्री का, कोई एक सूत्र जिसके जरिए वो पूरे चुनाव को बांधते थे। वक्त भी ऐसा था, उन्हें शायद इजाजत भी इस तरह की मिल गई थी उस समय के लिहाज से, और इस वक्त की जो स्थिति है वो कुछ नहीं कर, मतलब कोई भी एक बात, एक लाइन उसकी स्पष्ट नहीं है। जैसे कहते हैं ना, एक थीम जो विषय वस्तु होनी चाहिए, उनके भाषण की स्पष्ट नहीं होती है। आप खुद ही बता रही हैं, आप खुद ही बता रही हैं कि राहुल गांधी अदानी के ऊपर हमला कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने अदानी का नाम लेना बंद कर दिया है। तो अब ये सब बातें तो बड़ी अंतर्विरोधी किस्म की हैं। तो प्रधानमंत्री अपने श्रोताओं को, अपने जनाधार को दिशा देने की बजाय भ्रमित अधिक कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको ऐसा लगता है? लेकिन आपने जो बात कही, क्या आप इस बात से सहमत है कि इस बार का जो चुनाव है, जिस तरीके से अलग अलग मुद्दे और बिल्कुल अलग अलग फ्लेवर के मुद्दे सामने आ रहे हैं, कि कभी मंगलसूत्र का जिक्र हो जाता है, मुस्लिम आरक्षण की बात आ जाती है, अच्छा अभी अदानी अंबानी वाला मामला सामने आ गया है, तो एक कोई बड़ा नैरेटिव नहीं है जो 2014 चुनाव में था, 2019 चुनाव में था, जिसका जिक्र अभी अभय जी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा अभय ने, और इट्स पार्ट ऑफ अ स्ट्रैटेजी। ये मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बता सकता हूं, हाँ, कि हर एक फेज में, हर एक समय अंतराल में, हर एक प्रधानमंत्री की रैली में आप एक नए मुद्दे को छूइए और एक नए मुद्दे को उठाइए, क्योंकि बीजेपी ये मानती है कि इससे आपका जो समर्थक वर्ग है वो कॉन्स्टेंटली एंगेज रहेगा। साथ में मैं एक लाइन जरूर ऐड कर दूं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, तो उद्योगपतियों के रिश्ते उछालना चुनावी सभाओं में यह हास्यास्पद है। कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए, तो राहुल गांधी हमेशा अपनी हिस्ट्री जाके पढ़ ले, ठीक है, उनके घर परिवार ने कौन कौन से उद्योगपति पैदा किए थे, पहले उसकी लिस्ट अब तो उल्टा हो गया ना, अब तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं वार कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपने जो स्ट्रैटेजी वाली बात की है, पॉलिटिकल पार्टीज को कोई मोरालिटी का स्टैंप नहीं मिलता है इंडस्ट्रीज के एसोसिएशन से। आपने लेकिन जो बात कही कि स्ट्रैटेजी, अच्छा वहां पर अभय सर की तरफ से कहा गया कि साहब ये भ्रमित, लेकिन ये भ्रमित से ज्यादा क्या आपको स्ट्रैटेजी नजर नहीं आती है कि आप वो जगह देखिए ना जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी भाषण और उसमें वो अदानी अंबानी का जिक्र करते हैं। ये तेलंगाना है सर, और तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनने के बाद मुझे ध्यान आ रही है वो तस्वीर जब वहां के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ अदानी की तस्वीर सामने आई थी। तो ये वो दोहरा मापदंड जो कांग्रेस पार्टी का है, क्यों ना ये माना जाए कि उसको लेकर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और ये तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा। देखिए, अडानी अंबानी के नाम से अगर नुकसान पहुंचना होता तो बीजेपी को नुकसान पहुंच चुका होता बहुत पहले से, और इस देश में पूंजीपतियों को लेके हमेशा हमले होते रहे। स्टार्ट ऑफ अडानी इज चिमन भाई स्टाइल, टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी नारा तो हम बचपन से सुनते रहे। वीपी सिंह के टाइम में नस्ली वाडिया और धीरू भाई अंबानी बिल्कुल जो है चुनाव का जो 89 का चुनाव था उसके केंद्र में थे दोनों, एक तरफ नस्ली वाडिया है, एक तरफ धीरू भाई अंबानी। तो अब गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का नाम अभी तक राहुल गांधी लेते थे, अंबानी अडानी, अब प्रधानमंत्री जी ने ले लिया है। तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मेरे लिए खाली ये बात जरूर है कि जो अभी अभय जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का जो भाषण हर फेज में या हर उसमें एक नए उसके साथ आ रहा है, नए बात के साथ। अभी कल उन्होंने नया नैरेटिव का ये नैरेटिव बन नहीं पा रहा, दिक्कत ये है क्योंकि कोई एक नैरेटिव, जैसे कल उन्होंने मंदिर वाला दे दिया जो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तथाकथित खुलासा किया, कल प्रधानमंत्री उस पर उन्होंने कहा, कल या परसों शायद कहा, जिसको हम लोग यहाँ नकार चुके थे सारे लोग अभी की चर्चा में, उसमें उन्होंने जो है उसको प्रधानमंत्री ने अपने मन से कहा कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हम
नहीं चाहिए ताकि कांग्रेस को हम रोक सकें वो ठीक है। मंदिर को। तो अब वो, लेकिन कौन सी बात जनता ले रही किस रूप में, ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री हर बार एक नई चीज कह के ये चाहते हैं कि नया नैरेटिव गढ़े हर फेज के लिए। तो ये बीजेपी की कसमसाहट है कि कोई एक नैरेटिव किसी तरीके से बन जाए, इसीलिए अलग अलग मुद्दे ट्राई किए जा रहे हैं, या फिर ये स्ट्रेटजी है और बहुत ही बारीक तरीके से बनाई हुई रणनीति कि आप तेलंगाना में हैं और वहां पर राहुल गांधी जिस तरीके से अदानी को लेकर देश भर में घूमते हैं उसी को बेनकाब कर रहे हैं, वो दिखाते हुए कि तेलंगाना में देख लीजिए आप, यहाँ की जो सरकार है वो तो खुद अदानी के साथ है। नहीं, सिर्फ तेलंगाना नहीं, तेलंगाना की जगह इसलिए चयन किया प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि इसके पहले भी जब आपके छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तब भी अडानी जी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए गए थे और भूपेश बघेल जी और अशोक गहलोत जी के साथ उनकी फोटो सार्वजनिक हुई थी। इसमें सबसे जो रणनीति की बात हो रही है महत्वपूर्ण ये है, नीतीश कुमार, हाँ, महत्वपूर्ण ये है कि जब आप किसी धनपति के ऊपर टिप्पणी करते हैं तो देश का जो बहुसंख्यक मध्यवर्गीय और निम्नवर्गीय है वो बड़ा आनंदित महसूस करता है। नोटबंदी का असर इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वो आनंदित ये महसूस कर रहा था कि हमारे जगह बड़े लोगों का पैसा गया है। तो केजरीवाल जी को देखिए तो उन्होंने अंबानी जी को टूल बनाया, राजनीतिक टूल, और आगे बढ़े। फिर उसी टूल को इस्तेमाल किया अब राहुल गांधी जी ने, अब वही टूल को काउंटर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि लगातार मोदी के साथ अडानी जी का नाम चिपकता जा रहा है। तो उन्होंने कांग्रेस शासित राज्य की जमीन पे खड़े होके ये स्पष्ट किया है कि इन उद्योगपतियों से सिर्फ मेरा रिश्ता नहीं है बल्कि रिश्ता कांग्रेस का ज्यादा गहराई तो का। कांग्रेस वाले हथियार से ही कांग्रेस पर वार, ये तस्वीर उभरी है तेलंगाना की चुनावी सभा में, जहां अदानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान पर एक बार फिर विवाद हो रहा है। एक इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने कहा कि पूर्वी भारत के लोग चीन के लोगों के जैसे, पश्चिम भारत में रहने वाले लोग अरब के लोगों के जैसे, उत्तर भारत के लोग श्वेत लोगों की तरह, दक्षिण भारत में रहने वाले लोग अफ्रीकी मूल के लोगों की तरह दिखते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम भाई बहन की तरह रहते हैं, सभी की भाषाओं का सम्मान करते हैं। मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला टाइप से ये बयान दिया है सैम पित्रोदा ने, लेकिन इस बयान को लेकर अब विवाद बड़ा हो रहा है। सैम पित्रोदा के बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर बरस रही है। बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं एक बार फिर ये साफ हो गया है कि सैम पित्रोदा भारत को बिल्कुल नहीं जानते, ये राहुल गांधी के सलाहकार हैं। यही वजह है कि राहुल फिजूल की बातें करते हैं। ये हार की हताशा है जो इनके बयानों से झलक रही है, कहना रविशंकर प्रसाद का। सैम पित्रोदा भारत को क्या समझते हैं ये तो बार बार स्पष्ट हो रहा है कि वो फेलियर हैं, देश को नहीं समझते, राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं, इस पर क्या टिप्पणी की जाए। ये हार की हताशा है, न हिंदुस्तान समझते हैं न देश की विरासत समझते हैं। 3 चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है, 3 चरण का चुनाव कल निपट गया है और उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी सभा में एक बड़ा बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं विपक्ष का तीसरा फ्यूज भी उड़ा, बीजेपी का विजय रथ और आगे बढ़ा। तीसरे फेज में कांग्रेस और इंडी अलायंस का तीसरा फ्यूज उड़ गया है। मित्रलारा अभी 4 चरण के चुनाव बाकी है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बीजेपी और एनडीए तेजी से विजय रथ को बहुत जनता जनार्दन आगे ले जा रही है। देखिए, जिस कांग्रेस और विपक्ष का तीसरा फ्यूज उड़ने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में कही है, उसी विपक्ष में एक नेता शरद पवार भी हैं और उनका एक बयान सामने आया जिसके बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। शरद पवार ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से कहा है अगले कुछ साल में कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ और अधिक निकटता से जुड़ेंगे या फिर वो कांग्रेस के साथ ही उनका विलय हो जाएगा। ये विकल्प, इस पर भी विचार किया जा सकता है और अगर उन्हें लगता है कि ये उनकी पार्टी के लिए सबसे अच्छी बात है तो बहुत मुमकिन कि वो दल कांग्रेस में ही अपनी पार्टी का विलय करवा दें।
इस बयान को लेकर आज जब एबीपी न्यूज संवाददाता ने शरद पवार की प्रतिक्रिया जाननी चाही तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सब इंडियन एक्सप्रेसला आपल्या इंटरव्ह्यू आलेला आहे 2024च्या निवडणुकीनंतर ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष विलीन होऊ शकतो असं आणि छोटे छोटे पक्ष त्यात विलीन होऊ शकतात असं म्हटलंय। तो एक तरफ शरद पवार का ये बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ उनकी निकटता बढ़ेगी या बहुत मुमकिन है कांग्रेस में अपनी पार्टियों का वो विलय कर दें, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे चरण के चुनाव के बाद वो ये दावा कर रहे हैं कि विपक्ष का तो फ्यूज उड़ गया है। ऐसे में सवाल ये कि आधा चुनाव निपटा, नतीजे का संकेत मिल गया है क्या? अभय जी, जो इस तरीके के बयान सामने निकल कर आ रहे हैं, पीएम तो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी का जीत का रथ और आगे बढ़ रहा है। देखिए, अलग अलग पक्ष अपने दावे करता है, लेकिन मेरा मानना है, जो मैंने पहले आपके मंच पर कहा भी था, कि इस चुनाव में कम से कम मुझे उम्मीद नहीं थी, कुछ अप्रत्याशित सा घटित हो रहा है। वो अप्रत्याशित ठीक ठीक क्या है, उसको डिकोड करना, उसको परिभाषित करना अभी तक नामुमकिन है। बहुत सारी जगहों पर ऐसे वोटिंग परसेंटेज नीचे जा रहा है, चुनाव में सुस्ती है, कहीं भी आप फोन करें हर जगह से यही मिलती है कि मजा नहीं आ रहा है, चुनाव में कोई उत्साह नहीं है। अब मैं एक छोटी सी बात और कहूंगा, उसके बाद फिर दूसरे साथी अपनी बात बोलें। पिछली बार 2019 में स्त्रियों, कहा गया था कि स्त्रियों ने बड़े जोश के साथ मतदान किया और उसका लाभ भाजपा को मिला। युवकों ने बड़े जोश के साथ मतदान किया, उसका लाभ भाजपा को मिला। 2014 के मुकाबले मतदान प्रतिशत भी काफी बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी की जो जीती हुई सीटें हैं उनके ऊपर मतदान प्रतिशत काफी बढ़ा। इस बार नजर ये आ रहा है ऐसे कि गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, जहां मैं रहता हूं, वहां के जब आंकड़े आए, पता चला कि वहां पर स्त्रियों का मतदान प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा गिरा। पुरुषों जो नौजवान हैं, उन्होंने केवल पूरे देश में 38% नौजवानों ने ही मतदाता के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराया। तो परिस्थितियां बिल्कुल 2019 से अलग तरह की हैं। 2019 के आलोक में हम लोग इस चुनाव को नहीं देख सकते, मेरा ये कहना है। अभय ज्ञान, 2-3 पॉइंट्स अभय के इसको मैं एक्सटेंड करूंगा। जैसे 19 में एक बड़ा एजेंडा सेट हो गया था प्रो बीजेपी, और मैंने उस समय भी आपके ही यहाँ कहा था 19 में पुलवामा की घटना की वजह से, तो एक फ्लो ऑफ नैरेटिव सेट हो गया था। सेकंड पॉइंट जो अभय कह रहे हैं वो बिल्कुल वैलिड है कि नेता या नेता के चमचे या उनके कार्यकर्ता, उनको छोड़कर आम जनता में वो रुचि इस चुनाव को लेकर नहीं नजर आ रही है। हालांकि मैं दिल्ली में मौजूद व्यक्ति कह रहा हूं, बाहर से अगर ऐसा कुछ होगा फीडबैक मुझे नहीं पता है। तो एक जो मोमेंटो होता है क्यूरियोसिटी का, वो इस चुनाव में नहीं बिल्ड कर रहा, और एक हिस्सा ये मान रहा है कि बीजेपी डोमिनेंट पोजीशन में है और बना लेगी आराम से तीसरी बार सरकार। तो जब ऐसा सेंटिमेंट रोटेट करता है और एक हिस्सा इस बात को नकार रहा है, तो वो जो लेवल की क्यूरियोसिटी होती है कि इस चुनाव में क्या हो, राष्ट्रीय चुनाव है, वो बिल्कुल ही क्लियरली मुझे कतई भी नहीं नजर आ। 24 चुनाव के मध्य में हम पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। 284 सीटें जिस पर अभी तक लोगों ने अपनी राय जो है वो ईवीएम में बंद कर दी है। 2019 में ये 284 सीट्स, इनमें से 178 सीट्स एनडीए ने जीती थी। आज क्या हम इस स्थिति में हैं कि आधा चुनाव निपटने के बाद किसी तरीके का कोई आकलन किया जाए इस चुनाव के बारे में, मतलब किया जा सकता है या नहीं? देखिए, आकलन तो हमेशा होते रहेंगे, हो भी रहे हैं, लेकिन नतीजों को लेकर, हाँ नतीजों को लेकर, लेकिन वो अलग अलग, हर व्यक्ति का अपना आकलन है। ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया देखें तो उसमें जो आकलन है कुछ और है, मेन स्ट्रीम मीडिया देखें उसका आकलन कुछ और है, बिल्कुल दोनों में अलग अलग तस्वीरें हैं। तो आप आदमी भ्रमित हो जाता है पूरी तरह से कि वो आकलन से ज्यादा मुझे लगता है अपने मन की बात होती है, जो लोग चाह रहे होते हैं वो उसको वहां पर शेयर करते हैं। एक बात मैं भी सहमत हूँ अभय जी और अभिज्ञान जी की बात से, कि मैंने भी अभी हालांकि दिल्ली में बैठा हूँ, बहुत ज़्यादा घूमा नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ मैं बात कर रहा हूँ, लगातार बात कर रहा हूँ, दूर तमाम राज्यों में हर जगह से यही कहा जा रहा है कि बहुत ठंडा चुनाव है, बहुत ठंडा। मतलब गुजरात जैसे राज्य में बात करो अगर, वहाँ भी लोग कहें ठंडा चुनाव है। कुछ 56% का 55% पोलिंग हुई गुजरात में। आप देखिए, वो गुजरात जो मोदी जी का गुजरात है। महाराष्ट्र में नीचे पोलिंग कम हुई, तो गुजरात, तो ये देख के लगता है कि चुनाव में क्या है, कोई लहर है कि नहीं है। बात आप लोग सब कह रहे हैं कि साहब ठंडे चुनाव वाली एक बात सामने, और ये एक चीज बताऊं, ये चुनाव सामान्य परिस्थितियों का चुनाव है। ठीक है, 2014 और 2019 के चुनाव असामान्य परिस्थितियों के चुनाव थे। ठीक है, लेकिन राकेश सर, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि ठंडा चुनाव है, सामान्य परिस्थिति का चुनाव है, तो ऐसे में ये चुनाव जो इनकम्बेंट है, फिर उसके लिए खतरे की घंटी के तौर पर देखा जाएगा, या फिर उसके लिए भी सामान्य सा चुनाव होगा, जो इनकम्बेंट है उसके लिए भी कोई खतरे की घंटी नहीं है?
दरअसल मतदान को हम अपनी सुविधा के हिसाब से परिभाषित करते हैं। बहुत ज़्यादा मतदान हुआ तो हम कहते हैं कि सत्ता विरोधी मत पड़ रहे हैं, और कम मतदान हुआ तो हम ये कहते हैं कि रुचि नहीं है, सत्ता के प्रति भी मतदाता में रुचि नहीं है। इसमें देखना ये चाहिए कि विपक्ष किस हिसाब से लड़ाई लड़ रहा है। लास्ट मूवमेंट तक विपक्ष ये तय नहीं कर पाया कि हम कितने लोग साथ में हैं और कितने लोग साथ में नहीं हैं, और मतदाता ये भी देखता है कि हम विपक्ष के साथ जाएं तो क्यों जाएं। अब विपक्ष का मतदाता भी यही सोच रहा होगा कि जब जीत ही नहीं रहे तो हम मत देने क्यों जाएं, और सत्ता पक्ष का मतदाता ये सोच रहा होगा कि जब जीत ही रहे तो मेरे मत का क्या मूल्य है। तो मतदान कम होने के दोनों तरफ के कारण हो सकते हैं, इसलिए ये आकलन करना थोड़ा सा कठिन है कि विपक्ष बहुत मजबूती से लड़ रहा है। ये दूसरे तीसरे फेज में ही विपक्ष हमको थोड़ा सा आक्रामक होता दिख रहा। उसके पहले विपक्ष कहीं भी न तो एकजुट होता दिखा, कहीं सीट को लेकर गड़बड़ झाला, कहीं मुद्दों को लेकर गड़बड़ झाला। तो विपक्ष जब तक मजबूती से नहीं लड़ेगा तो सत्ता पक्ष के सामने कोई चुनौती नहीं आएगी। मुझे लगता है कि अगर मजबूती से चुनाव लड़ा जाए, बिल्कुल आर पार की टक्कर वाला मामला हो, तो फिर तो शायद ये स्थिति नहीं बनेगी ना कि कहा जाएगा कि साहब ये चुनाव जो है वो ठंडा चुनाव है। फिर तो जाहिर सी बात है चुनावी माहौल में गर्मी आनी चाहिए, लेकिन वैसी गर्मी दिख तो नहीं रही है। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए? आकलन से कुछ होगा नहीं, यहाँ पर इंतजार 4 जून का ही करना होगा, जब वो ईवीएम के डिब्बे खुलेंगे और गिनती होगी और तस्वीर साफ होगी हमारे सामने कि आखिरकार 24 में किसकी सरकार।